जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला मऊ में। हमारे साथ अंकल आए हैं गोरखपुर से, नहीं महाराजगंज से। वो पहले गोरखपुर ही था शायद, बाद में कटा है। महाराजगंज के फरंदा में हमारी बहन है, उनके यहाँ गए थे हम एक बार। आपका एक दुर्गा का मंदिर है उनके पास। तो हम अभी सवाल जवाब होगा हमारा। जो भी आपके प्रश्न हैं अंकल जी, आप बेफिक्र आराम से पूछिए। अब क्या पूछना चाहते हैं? हम जो आप बायोमास वाला बताते हैं जी, लाल पानी। हाँ, लाल पानी, उसका फार्मूला ठीक है। नोट करें। उसका फार्मूला ऐसा है कि आपको किस में बनाना है, वो ड्रम में बनाना है या होदिया में बनाना है? वो बता रहे थे ना कि बरसात प्लास्टिक लगा के अच्छा, वो बड़ा आपने अपने खेत में मेड़ बना लेनी है फावड़े से। मेड़ बना लेना है फावड़े से। आप इसको सुन लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद तो हम बताने के बाद उसको पेश कर देंगे वीडियो के। उतनी देर में मैं आपको लिखवा दूंगा, फिर बताएंगे, फिर पेश कर देंगे। तो सामने वाला भी लिख सकता है उतनी देर में। तो आपने क्या करना है, एक जैसे ये बेड है आपका, ये पलंग, ऐसे ही आप समझ रहे होंगे मेरी बात। फावड़े से 2-2 फीट की हमने लाइन वो डाली मेड़, उसके ऊपर हमने बरसाती डाल दिया। थोड़ा सा ऊंचे पे बनाना है, 6 इंच 8 इंच ऊंचे पे। बरसाती मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं पॉलिथीन को। पॉलिथीन डाल दिया और स्लोप बनाना है इसमें अंकल जी, ऐसा 6 इंच का स्लोप। अब आपने इसके अंदर कचरा भर देना है। एक नेट लाना है आपने हरा वाला। तो ग्रीन नेट को आपने, जैसे ये गड्ढा हो गया, ये गड्ढा हो गया, तो यहां तक आपने कचरा डालना है खाली। तो समझ रहे हैं हमारी बात? समझ रहे, आगे बोलिए। हमने यहाँ पे एक पूरा गड्ढा बना लिया और यहाँ पे भी कॉर्नर में भी 3 फुट गहरा गड्ढा बना लिया। अब हमने चारों तरफ इसके 2 फीट की मेड़ बना दी। तो 3 फीट का गड्ढा और उसके ऊपर प्लेन स्लोप ये। अब हमने इसमें पूरा कचरा भर दिया ऊपर तक, जो भी मिला, गन्ने की पत्ती हो, केले की पत्ती हो, जो भी सूखा बायोमास, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा गुड़, चावल का पानी, जो भी आपको मिला वो आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया। डालने के बाद इसको फुल कर दिया। अब आपने यहाँ पे जाली लगा दी, नेट साधारण वाला। नहीं भी लगाओगे तो ये भागेगा नहीं इधर। अपने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क करके 10, 20, 50, 100 लीटर आपने ऐसी व्यवस्था करनी है। या तो ये 3 फीट के गड्ढे में पॉलिथीन डाल दो, या यहाँ पे नीचे ड्रम एक दबा दो। आप बरसाती के अंदर एक पाइप निकालिए छोटा सा, या नहीं भी लगाए तो आप एक फीट का स्लोप दे दीजिए। तो ये लाल पानी यहाँ पे आपने डाल देना। लगभग एक गड्ढे के अंदर 50 लीटर के आसपास ये खप जाएगा इसमें। अब इसको 28 दिन तक रहने दीजिए। जल्दी भी डालना है तो कम से कम 14 दिन। अब देखेंगे तो कॉर्नर में जब थोड़ा हटाएंगे साइड में, या नहीं भी हटाएंगे, तो वो गड्ढे के अंदर लाल पानी धीरे धीरे जाता रहेगा। इससे भी सरल आसान जो तरीका है, अगर ये भी ना कर पाए किसी वजह से, ये फ्री का तरीका है, 400 रुपए में तैयार होने वाला। एक गड्ढे के अंदर कचरा डाल दीजिए, उसके ऊपर अंदर क्या क्या डालना है, पहले कचरा डाल दिया, फिर गोबर छिड़क दिया, गौमूत्र छिड़क दिया, थोड़ा सा गुड़ या गुड़ का पानी छिड़क दिया, या सीरा डाल दिया उसके ऊपर फिर यही प्रक्रिया। तो लेयर बाय लेयर बनता चला जाएगा। जंगल की मिट्टी जो हम डालते हैं, कम से कम 20 किलो के आसपास इसके ऊपर डाल दीजिए। वो सब चीजें डालने के बाद इसके ऊपर पानी डाल दीजिएगा। और इसको पानी मतलब फुल पलापल नहीं भरना है। लगभग अगर 6 बाई 3 का गड्ढा है तो 50 लीटर पानी आना। फिर हम तो शुगर मिल का परसमेंट भी डालते हैं। सल्फर की मात्रा हो जाती है। हाँ, काफी चीजें होती हैं। तो वो सल्फर, अधिक सल्फर होगा नुकसान नहीं करेगा? ना, इतना नहीं होता है। तो वो आपने, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके जाएगा ना उसमें। अब ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके लाल लाल पानी से निकलता है। आपने रोज जाना है, रोज 5-10 लीटर पानी छिड़क देना है, या गौमूत्र छिड़क देना है, जो आपके पास अवेलेबल हो। दोनों ही डालिए आप मिला करके। 2 लीटर गौमूत्र और 5 लीटर पानी मिला करके रोज 7 लीटर डाल दो। इस 7 में से आप ध्यान देखेंगे तो ये 1.5 से 2 या 3 लीटर ही निकलेगा लाल पानी। बाकी सब वो बायोमास को डिकम्पोस्ट करने में और उसकी वापसा कंडीशन में उड़ जाएगा। महीने के लास्ट में आपको लगभग इस गड्ढे से 200 लीटर लाल पानी तैयार होगा। अब उसको आप आधा लीटर प्रति टंकी स्प्रे में ले सकते हैं, और 100 लीटर प्रति एकड़ आप इसको हर महीने पानी के साथ छोड़ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ह्यूमस है। अब जैसे बारिश पड़ रही है, आप कहीं जंगल में जाएं या कहीं भी जाएं, तो जंगल में पौधों पे बीमारियां कम होती हैं। उसका कारण कि जो पत्ते गिर रहे हैं, वो पत्ते गिरे
ऊपर से बारिश का पानी आया, तो बारिश का पानी पत्ते के ऊपर गया, जब नमी मिली उसको मॉइस्चर, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन शुरू हो गया पत्ते का, और वहां से लाल रंग का पानी रिसना स्टार्ट हो गया। ये लाल रंग के पानी को ये आकर्षित करता है, जितने भी जमीन में जीव जंतु हैं जो मित्र हैं मनुष्य के, वो नीचे से जमीन में से आते हैं और इनको लाल पानी को खाने के लिए, तो लाल पानी एक तरीके से एसेंस है, तो लाल पानी के चक्कर में वो जैसे केंचुआ आएगा तो केंचुआ को बहुत पसंद है लाल पानी की खुशबू और लाल पानी, तो ये मिट्टी को भी खाता है केंचुआ, उसको लग रहा है वो लाल पानी वाला वो खा रहा है, जितना ज्यादा मिट्टी खाएगा उस मिट्टी को उतना निकालता जाएगा, और भी उसके साथ में जीवाणु आएंगे, जो केंचुए की विष्ठा होगी उसको कुछ और खाएंगे। तो आप कभी भी पत्ते हटा के देखेगा तो जमीन ऐसा लगेगा जैसे अभी खुरपी निकाला है। तो ये केंचुओं को बुलाने का एक कृत्रिम तरीका है, जैसे मछली को दाना डालते हैं वैसा वाला, और ये जमीन का सार है साहब। गोबर से भी ह्यूमस ही बनता है और ह्यूमस से कार्बन में तब्दील होता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। या फिर आप 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, उसके अंदर टंकी लगवा दीजिए नीचे, उसमें भर दीजिए घास फूस खूब ठोक ठोक के, ऊपर से 10 लीटर पानी एक बार डाल के और इसको छोड़ दीजिए कुछ दिन। अब आपने फिर उसमें से टंकी नीचे से खोलना है और वो पानी निकाल लेना है। अगले दिन फिर गए, उसके अंदर 5 लीटर पानी विद गौमूत्र या थोड़ा सा जो भी आपको अवेलेबल हो, फलों का रस, छिलका जो भी, वो डाल दिया, और 24 घंटे के बाद जब आप उसको खोलेंगे तो फिर से लाल पानी तैयार है। और रोज का 2-2, 4-4 लीटर, 5-5 लीटर निकालते रहो, तो आपका महीने का 100 से 150 लीटर निकल जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली तौर पे इस तरीके से प्रयोग किया है। ये इसका तरीका, अब आप इसको लिख लीजिए। अभी ह्यूमस वाला क्लियर हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है जो भट्ठी खाद। हाँ बताइए, क्या पूछना है उसमें? भट्ठी खाद में जिसे आप कहते हैं रिडसी फ्री। हाँ, अवशेष मुक्त। हाँ, तो उसका मतलब जमीन पर कोई असर नहीं होता है? ना, जमीन पर असर होता है, अच्छा होता है, बुरा नहीं। अच्छा, जैसे हम आपको प्रैक्टिकल बताएं कि घी को आप प्योर पिएंगे तो लपेटे में आ जाएंगे, दाल में डाल के खाएंगे तो चम्मच तो बढ़िया स्वस्थ रहेगा, अच्छा फैट है वो। लेकिन उसको अगर शुद्ध पीना शुरू कर दो, 1 गिलास घी पी लो तो 1 गिलास नहीं, चम्मच से घी तो फायदा करेगा। असल में क्या होता है कि ये खाद है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। समझाना तो क्या है, खैर आपका खिलाड़ी हैं, मेरे से बड़े हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि आप आज मेरे सामने आए। तो हम जो रासायनिक डायरेक्ट लेके आते हैं, उनको जब हमारी जमीनों में कार्बन अच्छा था, जब आपके समय में हम खाद डालते थे, उस समय में ये डिसॉल्व हो जाती थी जमीन में, फिक्सेशन नहीं होता था, बहुत कम फिक्सेशन होता था, जो ऊपर ही रह गई। पहले जमाने में आपको याद होगा, खाद डालने के बाद खेत में जुताई जरूर होती थी, तो मिट्टी में मिलाने की एक प्रक्रिया होती थी। अभी वो प्रक्रिया हमारी उम्र के लोगों ने खत्म कर दी, हमारी एज में आके। इनको ज्यादा हेडक पसंद नहीं है, खाद फेंक आओ छुट्टी करो। तो ये खाद का क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमारे खेतों में खाद गई रासायनिक, तो रासायनिक खाद को एक प्रकार से केमिकल के साथ बॉन्ड करके दिया जाता है, बांध के, ताकि वो अपने आपके घर तक जाने तक खराब ना हो। अब जब वो आपकी खेत में गिरी तो उसका सीधी सी बात है, विघटन शुरू होना है। इस विघटन की प्रक्रिया में रासायनिक खाद से तेजाब और गैसें निकलती हैं। वो तेजाब और गैसें जमीन में जो उपलब्ध माइक्रोब्स हैं, मित्र जीवाणु हैं, समाप्त तो नहीं कर सकते खैर हम माइक्रोब्स को, वो नीचे भाग जाते हैं या वो जगह छोड़ देते हैं, मतलब उनको कमजोर कर देते हैं। बैक्टीरिया मरता नहीं है जब तक बैक्टीरिसाइड नहीं डालेंगे हम, कोई ताकत नहीं जो बैक्टीरिया को मार दे। तो बैक्टीरिया वहां से दूर हो जाता है और माइक्रोब्स की कमी हो जाती है, वो वहां जगह छोड़ जाते हैं। अब उसका मरना मान लीजिए या नीचे जाना मान लीजिए हमारे हिसाब से, तो उनमें कमी आ जाती है। अब वो जो बॉन्डिंग है उसको आगे जो खाद आने वाला है उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे माइक्रोब्स की कमी होती चली गई, मतलब हमारी जमीन में कार्बन कम होता चला गया। अब वो खाद हम डाल तो रहे हैं लेकिन विघटन नहीं हो पा रहा है, और 10 में से 8 हिस्से ज्यों के त्यों खेत में पड़ा हुआ है। उसको ना तो पौधा लेने में सक्षम है, ना ही वो खेत से बाहर जाने में सक्षम है। अब वो हमारे खेत को खराब कर रहा है। अब हमारे पास ऐसा क्या तरीका है जो आज प्रेजेंट कंडीशन से हम एकदम से जहर मुक्ति की तरफ जाएं? तो वो तरीका ये है कि यदि हम इसको तोड़ के देना सीख लें, मतलब खेत में खाने को कच्चा ना डाल करके पका के देना सीख लें, तो यहीं से हमारी जमीन रिकवर करना शुरू हो जाएगी,
कर देगी अपने आप को मजबूत बनाना। तो ये भट्टी खाद में आपने जो भी रासायनिक खाद है उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिलाना है, थोड़ा सा नमी देना है उसके अंदर। अगर आप फास्फोरिक एसिड 2 लीटर उसके अंदर डाल सकें जिससे फास्फोरस बनती है, आपके 80% जो उत्पाद हैं खेती के फास्फोरिक एसिड से बनते हैं, तो लोहा लोहे को काटता है तो फास्फोरिक एसिड जैसे ही जाएगा इसकी बॉन्डिंग को तोड़ देगा। आपने 50 किलो का बोरी लिया, उसके ऊपर 2 लीटर फास्फोरिक एसिड छिड़क दिया और उसके हाथ से मिला दिया, या जितना भी आपके पास रासायनिक खाद है उसके ऊपर छिड़क दिया। अब उसमें मिला करके आपने गोबर के खाद के ऊपर डाल दिया, 1 एकड़ में 5 किलो सरसों की खल डाल दिया। अब आपने इसको मिला करके और नीचे पॉलीथीन बिछा करके और ऊपर से पॉलीथीन लगा के इसको 10 दिन के लिए रख दिया। तो वो जो प्रक्रिया खेत में होनी थी वो अब यहाँ होगी। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे खाद की मात्रा से, वहां पे खेत में गोबर की खाद की मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना है। तो माइक्रोब्स भयंकर स्थिति में हैं, वो इसकी बॉन्डिंग तोड़ने में सक्षम है। लेकिन माइक्रोब सबसे ज्यादा कामयाब करते हैं जब ये अनएरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये प्रभावी होते हैं। तो इसके अंदर से ये इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन में तोड़ देता है। क्या बोलते हैं उसको, बारीक करने को क्या बोलते हैं? नहीं, माइक्रोन्यूट्रॉन नहीं, किसी भी चीज को बारीक कर देना, इसकी बॉन्डिंग को तोड़ के इसके ये क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन में तोड़ देना, किसी चीज को अणुओं में, छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कुल मिला के उसको नैनो में तोड़ देता है। वो आप ही समझ लो कि बहुत 10 किलो डीएपी अब आपका लगभग 2 गुना तो डीएपी बन गया, 2 से 3 गुना। आपके बायोमास की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने गुना बनेगा, कितना ऑब्जर्व कर रहा है वो बायोमास, आपने किस तरीके से बायोमास को, गोबर को तैयार किया है। तो आपको अगर 50 किलो डीएपी डालना है, आप केवल जो है वो 25 किलो डीएपी डालेंगे, और ये 25 किलो डीएपी आपका रिजल्ट देगा 50 किलो से ज्यादा। दूसरी बात, आप अगर डायरेक्ट डालते हैं, ये पहली बात जमीन खराब करता है, मौसम खराब करता है, वायुमंडल को खराब करेगा, उसके बाद मनुष्य के सेहत पर बुरा प्रभाव डालेगा। हम जो जहर बोलते हैं, वो जहर ये अवशेष ही हैं जो खेतों में पड़े हुए हैं। तो हम क्या करें कि वो जहर ना रहें, तो इसको अवशेष मुक्त, जहर की बॉन्डिंग तोड़ करके खेत में डालें, यानी कि पका हुआ भोजन पौधे को दें, तैयार भोजन। जैसे हम बाजार से ला करके सब चीजों को रसोई में पकाते हैं और उसके बाद खाते हैं, उसी प्रकार से खेत की भी रसोई अगर बन जाए तो हमारी खेती आज से ही मजबूत होना शुरू हो जाएगी, माइक्रोब्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खर्चा जस्ट आधा हो गया और उपज निश्चित रूप से 20% से 50% बढ़ेगी, मेरी गारंटी है इस बात की। अच्छा सर, ये जो भट्टी खाद है जी, इसको कब फसल को दिया गया? जब आप अपनी फसल को, देखो खाद देने का एक सूत्र है भैया, एकदम साधारण सा, सिंपल सा, जब पानी तब खाद। अच्छा। एक फसल को 5 पानी 5 खाद। अब 5 खाद कैसे दोगे? जो उसकी कैपेसिटी है उसको 5 भागों में बांट दो, एक बार भट्टी खाद बना लो, 5 हिस्सों में अलग अलग बांट दो, हर पानी पे एक हिस्सा फेंक आओ जाकर के, इतना कर लेना। 20% उत्पादन मेरे से लिखवा के ले लो, कहीं फालतू आएगा। मान लीजिए हमने भट्टी खाद आज बना लिया, हाँ, अगला पानी हमने 15 दिन पे चलाया, मतलब आज भट्टी खाद बन गई, 10 दिन तक रखी हवा बंद करके, उसके बाद हमने पानी चलाई। हाँ, तो अगर आप ये माइक ले लो एक बार जी। जैसे हमने भट्टी खाद बनानी 10 दिन में, तो अगर उसको हमको 5 टाइम में देना है, 5 भाग में बांट लिया, तो अब गोबर 5 गुना मिला लो उसमें, 3 की बजाय। अच्छा, मजा आएगा जी, ज्यादा पार्टिकल हो जाएगा, फेंकने में भी आनंद आएगा जी जी। तो फिर हम उसको 10 दिन बाद दे दिए जी, फिर अगला पानी 15 दिन बाद चलाए जी, तो फिर हमने उसको एक रखे रहिए, 1.5 महीने तक ये खराब नहीं होता। अच्छा, 1.5 महीने तक ये खराब नहीं होगा। अगर सूख जाए हाँ। तो थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी छिड़क लीजिए 2 दिन हाँ। पहले डालने से, जी, फिर दोबारा से चालू हो जाएगी पूरी प्रक्रियाएं, वर्कर जो सो रहे थे वो उठ जाएंगे। मतलब ये 45 दिन तक काम करेगी। मजेदार, एक नंबर। पूछने का यही तात्पर्य। हाँ, एक चीज और इसमें हमको जानकारी चाहिए जी, ये देना भैया जरा, इसको पकड़ लीजिएगा, बस ये पकड़ लेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग जब रासायनिक खेती की शुरुआत की है, तो रासायनिक खेती में धीरे धीरे सीखते चले गए। ब्रजेश, यू हैव टू मूव कैमरा जी। जैसे रासायनिक खेती में धीरे धीरे हम लोग सीखते चले गए, उस समय जैविक और इस मैं भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे जी लोगों जी, से। तो इस तरफ ध्यान नहीं था,
तो धीरे धीरे थोड़ा सा और डीपली हम लोग ने नॉलेज लिया, जी तो कुछ जो जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। कुछ जो रासायनिक खाद वाले थे लोग करते थे, तो बोलते हैं कि पर्टिकुलर ये फर्टिलाइजर इस फर्टिलाइजर के साथ नहीं मिलाना है। जैसे नाइट्रेट है, हाँ बिल्कुल, नाइट्रेट को भी सल्फेट के साथ ना मिक्स कीजिए। फिर नाइट्रेट को जितनी नाइट्रेट है ये यूरिया के साथ मिक्स ना कीजिए। तो जैसे जो हम भट्ठी खाद बना रहे हैं, तो भट्ठी खाद में क्या ये रूल फॉलो होता है? देखो साहब, अपना सीधा सा फंडा है जी। अब अगर हम लैब की बात पे करें, पढ़ी लिखी भाषा पे जाएं, तो मेरा मानना यह है कि आप खेती नहीं कर सकते जी, फेल हो जाएंगे, गारंटेड। जी खुद के अनुभव आपके प्रैक्टिकल क्या हैं? जी। खुद का मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मैंने यूरिया को भी भट्टी खाद में मिला दिया पहली बार। बाप रे भयंकर, उसके अंदर से बदबू आई, मैं क्या बताऊं भाई, आंखों से आंसू आ गए यार, ये खेत में कैसे जाए क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से बदबू आया ना उसके अंदर केमिकल का, मतलब लगा कि मारे यार क्या है, गड़बड़ है यार, आंखें लाल हो जाती भयंकर। हम बोले यार किसान को कैसे बताएंगे, ये तो गड़बड़ चीज है। फिर इसमें हमने क्या किया, सुधार किया। तो हमें वो अंकल जी ने बताया था कि हम तो बचपन में मिट्टी में मिला कर डालते थे। हम बोले यार अब वो बेचारे नहीं रहे, भगवान की आत्मा को शांति दे। तो हमने क्या किया, अब मिट्टी में मिलाया। अब हमने इसको मिट्टी में मिलाया तो यूरिया का तो 3 दिन में खेल, 2 दिन बाद चालू, 4 दिन में खेल खत्म जी। तो हमने क्या सोचा कि हम इसको 0 टाइम में गोली मारेंगे, जैसे आतंकवादी होता है ना, उसको छेड़ते नहीं है, एक टाइम आता है लास्ट में, उस टाइम पे ठोकते हैं। वैसे हमने इसमें क्या किया कि जब ये बिल्कुल खेत में जाने के लिए उबल रहा होगा उसी टाइम बेटे को खेत में फेंकेंगे। तो ये 2 दिन में एकदम उतावला रहता है कि मुझे जल्दी फेंको और मैं करके अपना काम निकलूं, मतलब सबसे ज्यादा पीक पे होता है। तो हमने इसको मिट्टी में मिला के 24 घंटे में रखा, पहले 12 घंटे रखा तो दाने गले ही नहीं जी। उसके बाद फिर इसको हमने 24 घंटे किया तो उतना मजा नहीं आया, 36 घंटे किया मजा आया, मतलब रिजल्ट दिखा। फिर हम 48 किया तो और ज्यादा बढ़िया, लेकिन 48 पे फिर पड़ जाना चाहिए, इसलिए हम किसान को बोलते हैं 36 से 48 के बीच में डाल दे भैया। अच्छा। तो ये इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है। दूसरा ये इसके अंदर जो भी केमिकल रिलीज होता है वो बोरी के अंदर हो गया। 36 घंटे में जो लड़ाई लड़नी थी उसने वो सूखी मिट्टी के साथ कर ली। यूरिया को बायोमास के साथ मिलाया हमने, गोबर के, तो दादा पता चला तो ये सूजी का हलवा बन गया जो प्रसाद में मंदिर में मिलता है। अब इसको फेंके कैसे? हमने फिर बैठ गए होजिया पे अपनी, डालते रहे गोबर और पकौड़ी की तरह हिलाते रहे, मतलब ट्यूबवेल की धार गिर रही है, एक मुट्ठी लिया फेंक दिया, तो वो धीरे धीरे गया, लेकिन वो तरीका गड़बड़ था। हमने फिर मिट्टी में मिलाना चालू किया तो मिट्टी में हमें रिजल्ट बढ़िया आए। अब समस्या कैल्शियम नाइट्रेट वाली थी, तो भैया हम तो यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को मिला के अगर कभी देना है तो एक साथ ऐसे बना के रख देते हैं बोरी में बंद करके, अपने को मजा आ रहा है, किसी को आए ना आए, अपने रिजल्ट बढ़िया है एक नंबर। मतलब डीएपी हो गया, पोटास हो गया, सीधी सी बात है, जो भी कर रहे हो 6 महीने में मिट्टी की जांच करा लो, कितनी औकात में है सामने वाला आदमी, सब निकल के सामने आ जाता है। खाद में जैसे डीएपी हो गया, पोटास हो गया, आपका सल्फर हो गया, जिंक हो गया, ये सब हम एक साथ दे नहीं, जिंक को नहीं मिला सकते, जिंक को नहीं मिला, एग्जैक्टली वही पूछ। जिंक को आपने क्या करना है, आपने मैंने वो इलाहाबाद वाली वीडियो में बताया था जी, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट जी, और जिंक जी, और आयरन जी। आयरन मिल सकता है उसमें, लेकिन कोशिश करो, एक बात बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें उसमें भी मिलाना है इधर भी मिला लो। आयरन की ढेरी ये तो हो गई ज्यादा खाद जी, भट्टी खाद जी, ये एक मुट्ठी हो गया यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट, किसी के पास में एक ढेरी लगा दी हमने जिंक की जी। 5 किलो जिंक ले लो, 15 किलो वो ले लो, आपका गोबर की खाद 20 किलो या 25 किलो जी। एक बोरी गोबर की खाद लाओ, 5 किलो जिंक मिलाओ, वापस से भर के और मुंह का कट्टे का मुंह बांध कर एक तरफ फेंक दो जी। आयरन को भी फेंक दो, कैल्शियम और यूरिया को भी फेंक दो, खत्म हो गई कहानी है। बाकी बड़ी वाली ये जो पॉलिथीन दबाओगे ये उसकी हो गई। अब जिस प्रकार घर में भोजन बनता तो अलग अलग है, दाल अलग में बनेगी, आप सब चीज को एक साथ नहीं बना सकते नहीं। तो दाल अलग बनेगी, चावल अलग बनेंगे, चटनी बनाने का तरीका अलग है, सब्जी अलग बनेगी, लेकिन थाली में भी अलग अलग जाएगी मगर मुंह में एक साथ जाएगी जी। उसी प्रकार ये बनेगी अलग अलग और आपके साथ खेत में जाएगी भी अलग अलग। तो ये मिला करके आप ट्राली में घर से लेके जा सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है इसका, 0%। जब केमिकल रिलीज हो गया भाई साहब, रिएक्शन केमिकल का होता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं कुंवर साहब जी, रिएक्शन केमिकल का होता है, केमिकल ही निकल गया। हमारी और आपकी मेमोरीज की लड़ाई है कि अंकल जी आपने मुझे गाली दी थी, आप कहोगे तुमने मुझे धक्का दिया था। अगर हम दोनों की मेमोरीज कोई भुला दे तो आप कहेंगे अंकल जी आप कहाँ से आए हैं जी, तो बेटा तुम कौन हो जी। तो हमने मेमोरीज मतलब केमिकल ही खत्म कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ से होगा। तो अब ये शुद्ध खाद बन गई, अवशेष मुक्त खाद बोलते हैं इसको। अब आप इसको किसी लैब में लेके जाइए तो वहां पे आएगा
there is no harmful chemical in this fertilizer for human body and crops and your soil health। खत्म कहानी यार। अब इसको आप जो है हर पानी पे थोड़ा थोड़ा करके अपने खेत में दीजिए। सबसे पहली बात, तुम्हारे बायोमास का सही प्रयोग हो रहा है जी, आपकी जमीन बच रही है, आपका एनवायरनमेंट बच रहा है, और आने वाले समय में अब आपने जो बर्बादी कर ली वो हो गई। माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो जो बचा हुआ गोबर आपके पास जो बॉन्डिंग पड़ा हुआ खाद है पहला, धीरे 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 रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये खाद जाएगी, आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि कोई आपको गेट पे पेल देता है डंडे से। अब आपने क्या किया, हम दोनों लोगों को और ले लिया, तो भी हम लोग थोड़े पिटे, लेकिन थोड़े पिटे। पिटाई एक की होनी थी, 2 और पिटे तो चपत कम लगे। अब अगली बार आपने 5-6 ले लिए तो वो भाग गया। तो पहली बार रेसिड्यू फ्री खाद डाला, थोड़ा मजा आएगा एकदम। अगली बार डाला तो धीरे धीरे ये माइक्रोब्स बढ़ते चले जाएंगे। अब जो अंदर पड़े हैं, जो दुश्मन थे, जो इन माइक्रोब्स को बार बार भगा रहे थे केमिकल वाले, अब ये देखेंगे यार केमिकल नहीं आ रहा है, अब तो अपने लेवल के आदमी आ रहे हैं। अब ये हुजूम बढ़ता जाएगा, और उसके बाद मैं बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, जो चीजें समझ में आई। अब धीरे धीरे आपकी जमीन एकदम से रिकवर करेगी। आप यकीन मानो कुंवर साहब, 1 से 2 साल के अंदर अंदर अगर 0.30 कार्बन लेवल है तो 0.7 के पार कर जाएगा जी। इतना ही बढ़ता है दुनिया। एक आया था मेरे पास के, बोला था मैं 1 साल में 2% कार्बन कर दूंगा। मैं बोला मैं तो तुझे नोबेल पुरस्कार दिला दूंगा। मेरे पास 4% बढ़ाने वाला आया था 1 साल में। तेरे पैर पकड़ते हम, बोला कार्बन बढ़ा 2, मगर तुझे तो नोबेल नहीं, तुझे धरती का राजा बनाना चाहिए, तो दुनिया की समस्या खत्म कर देगा जी। मैं उसको बोला कि अरे वो सीसी बेचने वाले थे, मैं बोला तुझे पब्लिक मारेगी बहुत, तुझे पता भी है कार्बन क्या होता है। सैकड़ों सालों में जाके कार्बन बनता है जमीन में जी। हम लोग कोई फसल बोते हैं, जैसे ये ले लीजिए आप, धान लगाया, गेहूं लगाया, तो हम लोग डीएपी यूरिया पहले देते हैं, बुआई के वक्त ही दे देते हैं जी। उसके बाद जमता है। भट्टी खाद को हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अच्छा, ये धीरे धीरे लगेगा जी, तुरंत लगेगा। डायरेक्ट दोगे तो 20 दिन के बाद लगेगा। नहीं हमारे मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, मैं समझ गया। आप डायरेक्ट अगर डालते हैं जी तो 80% फिक्स हो जाएगा, और 20 दिन के बाद लगेगा 20% जो बचा है जी। ये जो भट्टी खाद है ये तुरंत लगेगा और धीरे धीरे लगता रहेगा जी, समझ गए आप। और अब जो बोल रहे हैं आपके दे सकते हैं क्या पहले बुवाई पे, तो बुवाई पे आप खेत की तैयारी खाद के साथ ना करें। आप जो खेत की तैयारी करें वो जिप्सम के साथ करें, सरसों की खली के साथ करें। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। ब्रजेश तुम मोबाइल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने 1 ट्रॉली गोबर का खाद लिया या 5 ट्रॉली गोबर का खाद ले लिया। ट्रॉली होती है अंकल जी 11-12 फुट चौड़ी और 2 फीट ऊंची। ये सामने वाली, हाँ 2 फीट चौड़ी, हाँ 11-12 फुट लंबी, 11 फुट लंबी, 2 फुट ऊंची, और चौड़ाई तो सबकी बराबर ही बनती है, 6 फुट हो। हाँ ये 1 ट्रॉली बोली जाती है। इसमें आता है सूखा गोबर की खाद। अगर हम लेंगे एकदम कंपोस्ट की हुई तो 14 कुंटल से ज्यादा आएगा नहीं। अब वो अलग बात है कि आप जबरदस्ती ठोक ठोक के चमुंडा बना के 15-20 कुंटल ले आओ। कच्चा इसमें आ जाएगा 50 कुंटल। जो ये कुंवर साहब वाली खड़ी है ये तो 4 पहियों की, मैं 2 पहियों वाली की बात कर रहा हूँ। तो वो आपका आ गया। अब आपने वो 5 ट्रॉली होना चाहिए आपके पास 1 एकड़ की खाद में। अब वो आपने एक ले लिया, कहाँ मिलेगा? नहीं आपके पास तो खुद भी तो जानवर हैं। मतलब एक खाद जो आप बता रहे हैं, डिमांड है ये। अच्छा 1 एकड़ में 5 ट्रॉली, 5 ट्रॉली 1 साल की डिमांड है, सड़ी हुई 1 साल की डिमांड है ये। अच्छा आपके पौधों की। और इसके अंदर जो है 50 किलो, हम तो 50 किलो डालते हैं पहले साल। जो नया किसान आता है 50 किलो चूना उसके अंदर बिना बुझा, ठीक है। और इसके साथ में हम लेते हैं 30 किलो सरसों की खली। अगर नीम की खली है तो वो ले लेते हैं हम 30 किलो। 4 किलो फिटकरी बारीक पीस कर डाल दो। सरसों की खली ले या फिर नीम की खली लें? सरसों की नीम की दोनों ले लो। दोनों लेना। हाँ मात्रा क्या होनी चाहिए जी, मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर लिखवा देता हूँ ताकि इतना बाकी लोग भी लिख लेंगे। तो 5 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलो आपका चूना, सरसों की खली 30 किलो, 25-30 किलो आपका हो गया ये नीम की खली। इसके अंदर आप 1 किलो सेंधा नमक डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 किलो तक फिटकरी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। और आपने एक काम और करना है, जब भी आप भट्टी खाद बनाएं तो 1 किलो बिवेरिया बेसियाना और 1 किलो ट्राइकोडर्मा, इसको अलग से मल्टीपल कर लें और इनको भी एक हिस्सा
रेसिड्यू फ्री खाद के साथ मिला के आपके खेत में डालने दे। आपके खेत में कभी भी कीड़ा वीड़ा और ये फंगस वाली समस्याएं आपकी खत्म। ये सबसे अच्छे उपाय हैं, आप इनको लिख लीजिए, इतना स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ ये हो गया, माइक देना भैया। अच्छा मान लीजिए 5 वाली गोबर की खाद तो मिलेगी नहीं? कोशिश करेंगे तो मिलेगी, जब बोरी डीएपी मिल सकती है तो गोबर की खाद मिल जाएगी। जगह जगह पे भारत सरकार ने गौशालाएं बना रखी, हम तो वही करते हैं, गौशालाओं से खरीदते हैं। अच्छा। कच्चा गोबर आजकल हर जिले में, हर ब्लॉक में आवारा पशुओं के लिए बना रखा है बाड़े, उनका गोबर बिकता है, आप ले लीजिए। नहीं मिलता है तो जो है वो डालिए फिलहाल। अगर आप लोगों के पास गोबर की व्यवस्था नहीं है तो हम एक ऐसी चीज की व्यवस्था किए हैं कि वो गोबर की बराबरी, मतलब माँ की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है, बट आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको खाना मिल जाएगा। तो वो एक ऐसा कल्चर है एक तरीके का, उस पर हमारी अभी रिसर्च चल रही है और कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे आएगा तो उसको लॉन्च करने के विचार है, अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं कि अगर किसी के पास गोबर की कमी है तो वो जमीन में कार्बन को बढ़ाने में सहायता करता है, कार्बन बढ़ाता नहीं है। दुनिया की कोई चीज कार्बन नहीं बढ़ा सकती, केवल गोबर और बायोमास के अलावा। सब लोग बकवास करते हैं फालतू, किसान को उल्लू बनाने के लिए कि मेरा ये बोतल डाल लो 1500 रुपए की, तुम्हारा जादू हो जाएगा। जादू मेरी वाली से भी नहीं होगा। जादू वो करेगा क्या, सहायक होगा। मतलब एक तो होता है कि बहुत ज्यादा भोजन कर रहा है आदमी, एक होता है आदमी संतुलित भोजन खा रहा है। जैसे थोड़े से बादाम खाए, थोड़े काजू लिए, किशमिश ली, दूध पिया, जूस पिया, फल खाए, अब अन्न की इतनी आवश्यकता है। अब समझ गए मेरी बात। अगर ये चीजें नहीं खाओगे तो अन्न इतना खाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर, बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन आपको फिर इसी भोजन से लेना पड़ेगा। तो दाल चावल खा रहे हो, समझ में आए अंकल जी? ओ ये तो ये हेल्प करेगा। अगर आपने ये भोजन ही हटा दिया तो इसकी पूर्ति ये कभी नहीं कर सकते। तो गोबर अति आवश्यक है, बट आपका काम एक ट्राली में भी चल जाएगा अगर वो हो गया तो हम देखो लगे हैं उसके उसमें प्रयास में। एक बार ट्रायल सफल हो जाए, फाइनल रिजल्ट आना बचा है, 90% रिजल्ट आ गए, हमें चाहिए 100। आपका वापस से फोन जाना चाहिए कि राहुल भैया वो आपने जो भेजा था मजा आ गया। जैसे आज बात चल रही थी प्रोटीन वाली, और क्या बोल रहे थे किसान जिसको फोन कर रहे थे, और वो बोल रहा था भैया मजा आ गया, भैया मजा आ गया। तो वो चीज वो दो किसान को जो जरूरी हो, तो फिर आप वो डाल सकते हैं अंकल जी। लेकिन वो भी आया नहीं है, हो सकता है इस महीने लॉन्च हो जाए। फिलहाल आपके पास जो है आप उसमें करिए। फ्री वाली बात करते हैं हम, बोतल की बात छोड़ दो आप, भाड़ में जाए साला। हमें करना है फ्री वाला काम हमारे घर में जो है। तो 5 ट्राली गोबर की खाद ना मिले तो 1 ट्राली तो मिलेगी, 2 तो मिलेगी, 3 तो मिलेगी, 2-3 में 1 ट्राली मिलेगी। अब वो 1 ट्राली मिलेगी तो फिर खेत में क्या डालोगे, भट्टी खाद बना के? नहीं, भट्टी खाद के अलावा 1 ट्राली। हाँ फिर ठीक है, फिर आप डालिए। ये हो गई आपकी खेत की तैयारी। अब जैसे हमारा जो गोबर होता है उसको हम इधर उधर घूरा नहीं बनाते हैं, हम उसको हमारा पक्ष में इकट्ठा रखते हैं। बहुत बढ़िया। और 1.5 फुट 1 फुट ऊंचा रखते हैं, उसको फिर पलटवाते हैं। पलटवाने से अच्छा है उसके ऊपर आप वहाँ पे एक ड्रम रख दीजिए, उसके अंदर 10 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए या 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए। आप करके देखिएगा मेरे कहने से। 2 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 1 हफ्ते के बाद ये 200 लीटर गौमूत्र बन गया। बैक्टीरिया तो है, मल्टीपल करने। एक ड्रम में 2 केजी गुड़, हाँ 2 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 लीटर गौमूत्र, ये डाल के छोड़ दीजिए 7 दिन। अब इस पानी को आप इसके ऊपर डालिए, गोबर के ऊपर, गोबर के ऊपर। एक आप एनपीके कंसोर्टिया आपको इफ्को की दुकान पे मिल जाएगा, वो 200 लीटर में 250 ml डालिए, 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। अब ये 4 ड्रम के लिए हो गया। ये कई बार मल्टीपल हो सकता है, 20 बार। कंपनी मना करती है लेकिन हमने प्रैक्टिकली किया है, मजा देता है। अब आपने इसको भी छिड़क देना है। तो कितने दिन में गोबर को सड़ा देगा? 1-1.5 महीने में। 1.5 महीने डिकम्पोजर आता है, हर ब्लॉक में हर जगह बिक रहा है, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। आपके आसपास के कुशीनगर के किसानों को मैंने दिया हुआ है, आप ला सकते हैं। खड्डा में मिल जाएगा आपको। जमशेद नाम का लड़का है अपना, हमारे कई 20 किसान केले वाले कुशीनगर में हैं। हम जब कुशीनगर गए थे आपके जंगल ललठुआ में, तो वहाँ हमने मीटिंग ली थी बहुत बड़ी, वहाँ हम बांट के आए थे लोगों को। तो उनसे आप ले लीजिए। खड्डा में किसके पास? खड्डा में जमशेद करके लड़का है, हम उसको नंबर दे देंगे आपको, बात कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा देगा, उसके पास है। 1 बोतल भर के लाइए, 200 लीटर पानी में डालिए, 2 किलो गुड़, तो इसको आप छिड़क दीजिए। इसके ऊपर सरसों की खल छिड़क दीजिए। इसके ऊपर आप जो है चावल का पानी छिड़क दीजिए, घर में जो मांड बसता है। ये सब चीज़ें उस गोबर के ऊपर डालते रहिए, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, सुपर पावर हो जाएगा वो, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और बताइए प्रश्न।
कुंवर साहब आपका कोई प्रश्न ऐसा है भी? बस थोड़ा सा इसमें मैं आपको पूरी एक बता दूंगा कि 1 एकड़ की कॉमन खाद क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज कितनी पड़नी चाहिए 1 एकड़ में। जैसे सर हम हमेशा संतुलित खाद की बात करते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती है। संतुलित का मतलब है कि ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, पेट निकल जाएगा, जैसे हमारा निकल गया। जैसे हमने कई तरह की खादें डालते हैं खेत में। मान लीजिए हमने DAP 50 किलो डाली, हमें ये नहीं पता कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अच्छा आपका प्रश्न ये तो है, जी कुछ और है नहीं ये कि हमें बताते तो हैं संतुलित डालो संतुलित डालो, ये कोई नहीं बताता डालूं कितना कितना, जी जी है नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ फसलों का। तो जैसे मैं बात करूं मोटा मोटा, ये संतुलित वाली बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये अगली वीडियो में अगले पार्ट में करते हैं। जय हिंद।